स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस की बात की जिसमें इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस आते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस की जो कि परफॉर्म होता है बाय हीट इंजन। हम लोग देखते हैं कि हीट इंजन के अंदर कैसे साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म हो सकता है। हीट इंजन, अ हीट इंजन इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ये तमाम क्या एग्जांपल है स्टूडेंट्स हीट इंजन्स की। ये कुछ ऐसे इंजन्स हैं जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हीट इंजन है वो कॉन्सिस्ट कर रहा होता है तीन चीज़ों पर। अब वो तीन कैटेगरीज, ये तीन टर्म्स क्या हैं, आइए देखते हैं उसके पार्ट्स। सबसे पहला है हमारे पास हीट सोर्स और हीट रेजर्वायर। आपके पास जैसे डायग्राम मौजूद है, इसके अंदर एक सिस्टम दिखाया गया है जिसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या स्टूडेंट्स हॉट रेजर्वायर और डाउनवर्ड पोर्शन में उसके क्या स्टूडेंट्स कोल्ड रेजर्वायर या लो टेम्परेचर रेजर्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर कैसे साइक्लिक प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट सोर्स और हीट रेजर्वायर की, जो कि इसका सबसे फर्स्ट पोर्शन है। ये सबसे लार्ज रेजर्वायर है और ये सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है जहाँ से जो हीट है वो इंटर होगी स्टूडेंट्स किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर जो है हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेजर्वायर। और यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, T1। यहाँ पर टेम्परेचर प्रैक्टिकली अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स, हीट। इस रेजर्वायर की मदद से या तो हीट इंटर हो सकती है या तो फिर आउट हो सकती है। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है हाई टेम्परेचर रेजर्वायर HTR, जो कि सबसे पहला पार्ट है किसका, हीट इंजन का। उसके बाद है हमारे पास हीट सिंक और कोल्ड रेजर्वायर। स्टूडेंट्स ये भी एक लार्ज बॉडी रेजर्वायर की टाइप का होता है जो कि डाउनवर्ड बॉटम पार्ट में लगा हुआ होता है। किसके स्टूडेंट्स, जो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट इंजन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कंपेयर टू हीट रेजर्वायर जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसके अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स लो। इस टेम्परेचर को भी हम लोग रेजर्वायर की मदद से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ही रखेंगे। हीट सिंक इसको क्यों कहा जाता है और कोल्ड रेजर्वायर क्यों इसको नाम दिया गया है? क्यों? क्योंकि जो हीट इंटर हो रही है हॉट रेजर्वायर से सिस्टम के अंदर, और वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, सिंक होती जाएगी जैसे जैसे वर्क डन परफॉर्म किया जाएगा मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में सिस्टम के अंदर। सो जैसे जैसे हीट इंजन के ऊपर वर्क डन अप्लाई किया जाता है जो कि हीट एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करता है किसके अंदर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ हीट सिंक से कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होती है। हमें पता है कि कोई भी ऐसा इंजन मौजूद नहीं है जिसके अंदर हीट खारिज होने के अलावा वो वर्क डन कर सकती हो। अगर हम लोग देखते हैं कि जो वर्क डन किया जा रहा है किसी इंजन के ऊपर, वहाँ से कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय या डिसिपेट नहीं होती, तब तक हमें कोई भी वर्क डन नहीं मिल सकता। हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया तो हीट सिंक जो है यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो लो रहेगा। और इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग देखने से पहले प्रूव करेंगे कि कैसे हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट इंजन के अंदर यूज़ किया गया है वो क्या परफॉर्म करता है और उसकी एनर्जीज हमें क्या शो करती हैं। वर्किंग सब्सटेंस बेसिकली हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल गैस जो कि हीट इंजन या किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। इसी को हम लोग वर्किंग सब्सटेंस का नाम देते हैं। अगर हम लोग प्रिंसिपल देखें हीट इंजन का, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो साइक्लिक प्रोसेस के अंडर जाता है, यानी कि हीट एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस को परफॉर्म करती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या परफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, कि जो हीट है जिसको हम लोग इनिशियल हीट Q1 का नाम देते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होती है। हम लोगों ने देखा कि तीन पोर्शन है हीट इंजन के, और जो हीट रेजर्वायर जो फर्स्ट पार्ट है हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, वहाँ से हीट Q1 इंटर होगी सिस्टम के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा T1, और वर्क डन परफॉर्म होगा यहाँ पर ड्यू टू दिस सराउंडिंग्स। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कि वर्क डन होने के बाद यहाँ से भी कुछ हीट खारिज होगी और जो कुछ हीट है वो कहाँ जाएगी, हीट सिंक की तरफ। और हीट सिंक से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो क्या होना शुरू हो जाएगा, लो टेम्परेचर हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, T2, जिसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है।
तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट से हीट इंटर होगी Q1, वर्क डन परफॉर्म होगा। टू चेंज द वर्क डन यानी कि हीट को चेंज करने में मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, और इसके बाद क्या होगा, कुछ हीट जो है वो हीट सिंक से बाहर निकल जाएगी। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्किंग सब्सटेंस यानी कि हीट जो गैस हो रही है उसके लिए एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे एक हीट इंजन को जो कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑपरेट। अब हम लोग देखते हैं एक कंप्लीट साइकिल, उसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कंप्लीट साइकिल में जब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है वहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी हमारे पास डेल्टा यू, वो क्या होती है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जीरो ही परफॉर्म होगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें जो कि हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू के। साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, जो टोटल वर्क डन है वो खर्च होगा किसमें स्टूडेंट्स, हीट को कन्वर्ट करने में। यहाँ पर हमारे पास जो Q1 है वो क्या है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द हीट इंजन। फर्स्ट रेजरवायर HTR जो हॉट टेम्परेचर रेजरवायर है उससे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम लोगों ने Q1 का नाम दे दिया, और Q2 जो है वो रिजेक्ट हुई हुई हीट है, कहाँ से स्टूडेंट्स, हीट सिंक से। Q2 जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से रिजेक्ट होने वाली हीट है। सो स्टूडेंट्स इस साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे पास वर्क डन था वो किसके इक्वल था, डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो वर्क डन है वो किस में लग रहा है, टू चेंज द हीट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो Q1 माइनस Q2। सो स्टूडेंट्स ये तो है हमारे पास वर्क डन जो कि अप्लाई हो रहा है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, वो हीट इंजन के लिए कैसे डिफाइन की जाती है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द इंजन इन ईच साइकिल टू द हीट Q1। वर्क डन की रेशो होती है हीट Q1, जो हीट आ रही है कहाँ से, एब्जॉर्ब की जा रही है हाई टेम्परेचर रेजरवायर से। सो अगर हम लोग इस इंजन की एफिशिएंसी को लिखें स्टूडेंट्स, तो वो एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी हमारे पास, वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन। ये है हमारे पास एफिशिएंसी उस इंजन की, इसको हम लोग लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाय Q1, जो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ वर्क डन इन गेटिंग द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट टेम्परेचर रेजरवायर। अगर हम लोग इसके अंदर डेल्टा W की वैल्यू को पुट करें, जो कि हम लोगों ने वर्क डन निकाला था किसके लिए, अलॉन्ग विद द हीट, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर के लिए। सो वहाँ पे डेल्टा W हमारे पास किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, Q1 माइनस Q2। इसको हम लोग ईटा में पुट करेंगे एफिशिएंसी के लिए, सो ईटा विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास ईटा की वैल्यू एफिशिएंसी के लिए क्या होगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ये हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। अगर हमारे पास जो Q2 है स्टूडेंट्स, यानी कि हीट 2 जो कि लो टेम्परेचर रेजरवायर से निकल रही है, वो ज़ीरो हो जाए, नो हीट वर एग्जॉस्ट, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंजन है उसमें से कोई भी हीट एग्जॉस्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कह दिया कि लो टेम्परेचर यानी कि सिंक जो है वहाँ से कोई भी हीट खारिज नहीं हो रही। सो हमारे पास जो हीट है वो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो टोटल हीट है वो एब्जॉर्प्शन में ही आ रही है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ Q1 रह जाएगा और Q2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस हिसाब से एफिशिएंसी को देखें तो ईटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस Q2 की जगह 0 डिवाइड बाय Q1 विच गिव्स 1। ईटा यानी कि एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, जिसका मतलब है कि ईटा किसके इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 100%। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एफिशिएंसी किसके लिए, किसी हीट इंजन के लिए जिसमें बिल्कुल भी हीट अगर खारिज ना हो, बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो, और सिर्फ जो हीट है एब्जॉर्ब हो रही है और वर्क डन जो है वो हीट को चेंज कर रहा है किसमें, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में। अगर हम लोग इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी 100% है और हमारे पास जितना इनपुट जा रहा है उतना ही आउटपुट आएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है वो में क्या शो करें स्टूडेंट्स कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट होगा। अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें हीट इंजन की, सच एज स्टीम इंजन या तो गैसोलीन इंजन या फिर डीजल इंजन है, कुछ हीट
Q2 जो कि हम लोगों ने देखी थी कि इंजन के अंदर दो हीट्स थी, एक एब्जॉर्ब Q1 और दूसरी Q2 जो कि रिजेक्ट हो रही थी। सो स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो Q2 है वो खारिज हो रही है। तो जो हमारे पास ये इंजन्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो Q2 है वो किसी ना किसी अमाउंट की खारिज होती है और इस वजह से जो हमारे पास इंजन हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होते और हमेशा 100% से लेस एफिशिएंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग हीट इंजन को देखते हैं और उसके अंदर कैसे साइक्लिक प्रोसेस प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। थैंक यू।